नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जो सामने लाल रंग का बटन है तुरंत प्रेस कर दीजिए। जानकारी आपको आगे जो वीडियो है उनको आपके पास तक पहुंचती रहेगी। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं सेक्शन 498A यानी कि दहेज प्रथा जैसे केसेस की। डिस्प्यूट कुछ भी हो पति पत्नी में, कहीं पर भी किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कॉमन सी बात है। पति पत्नी का मतलब यही है, कहीं ना कहीं झगड़ा तो कहीं प्यार। तो प्यार और झगड़ा बना रहता है, लेकिन ये झगड़ा जब बढ़ जाता है तो फिर ये चीजें जो है वो केस में तब्दील हो जाती हैं। यानी कि कानून के जब दायरे में एक बार फंस जाता है व्यक्ति तो उसके बाद फिर वो कानून के ही चक्कर लगाते रहता है, चाहे वो पति हो चाहे फिर पत्नी हो, कोई भी हो। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पत्नी जो है पति पर कौन कौन से केसेस कर सकती है, जिसकी वजह से पति जो है वो परेशान भी हो सकता है और फिर आगे भविष्य में क्या होगा वो तो ईश्वर ही जाने और आप सब लोग जो काम करते हैं वो जाने। लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी देता हूं कि क्या क्या आप केस कर सकते हैं और पति भी ये जान ले कि पति के ऊपर कौन कौन से केसेस हो सकते हैं और भविष्य उनका क्या होगा, ये भी आप जानें। अगर आप पति हैं तब भी आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर आप पत्नी हैं तब भी आप देखें, आपके भी काम की है और पति पत्नी दोनों के ही काम की है ये। तो बहरहाल अब मैं बात करता हूं आपके लिए कि जिस तरीके से जो सेक्शन 498A यानी कि दहेज जैसे केसेस की जो बढ़ोतरी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। समय से पहले आज शादी हुई, महीना 2 महीने या हफ्ते भर रहती है लड़की और उसके बाद वो केस डाल देती है। इसका मतलब ये है कि शादी कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, जिसमें कि आपको कानून के दरवाजा खटखटाना पड़ा और परेशान हो इतना कर दिया खुद को भी और दूसरों को भी कि मुकदमा लिखवाना पड़ गया। अब यहां पर जो पत्नी जो है वो अगर पति पत्नी डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो सबसे पहला केस कौन सा हो सकता है आपके ऊपर आप ध्यान रखिए। अब मैं एक छोटा एग्जांपल के रूप में बता देता हूं आपके लिए। ये जो घटना है वो बुलंदशहर की है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जहां पे कि पति पत्नी दोनों आपस में आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत इनकी नहीं थी। इनकी लव मैरिज हुई थी। पहले लव मैरिज के दौरान जो थे ये बाहर रह रहे थे, मतलब घर से बाहर मेरठ में रह रहे थे। और उसके बाद जो है इनका आपस में कोई दिक्कत नहीं थी। 2 साल लगभग हुए थे इनके पास एक बच्चा भी हो गया था। उसके दौरान जो लड़की जो है वो जब काफी समय हो गया तो फिर परिवार से अलग रहते हैं तो मन करता है कि चलो परिवार में वापस चलते हैं। तो फिर ये गांव आए, गांव में दोनों पति पत्नी के रूप में दोनों रहते रहे लगातार। इस बीच इनकी झगड़े किसी बात को लेकर, क्योंकि लड़की जब बाहर रहती है अकेले रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब परिवार में रहती है तो फिर परिवार का भी जिम्मेदारी उसको संभालनी चाहिए और वो संभालती भी है। ऐसा ही इनके साथ में हुआ था कि इसका चीजें जो है वो परिवार में आके कुछ दिक्कतें होने लगी, लड़ाई झगड़े आपस में बढ़ने लगे और छोटी छोटी बातों पर इनकी ज्यादा बड़ी बातें होने लगी। और फिर एक दिन जो है लड़की ने इसी बात को लेते हुए अपने घर पे बताई कि सारी इस तरह की बातें हैं। तो घर वाले पूरा विद फैमिली इनके घर पर आए, क्योंकि वो पहले से ही नाराज थे, उनको भी इस मौका मिल गया कि आज हाथ साफ कर लेते हैं इन पर। तो इनकी जब लड़की ने शिकायत कर दी तो लड़की के घर में जो थे वो चाचा ताऊ वगैरह सब जो थे, क्योंकि लड़की की जो मर्जी शादी जो थी वो ना ही तो लड़की की मर्जी से हुई थी, ना लड़की के परिवार की और ना लड़के के परिवार की वजह से। तो दोनों ही अपने मर्जी के मालिक हैं, बाकी सही बात है, दोनों एडल्ट हैं, दोनों मेजर हैं, तो फिर उनको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी परिवार ने पाला है तो जरूरी है कि परमिशन भी ली जाए। तो अब परमिशन नहीं ली थी, शादी उन्होंने कर ली थी, दोनों रहने लगे थे, बच्चा भी हो गया था। अब वो परिवार में आई, अपने ससुराल में आई लड़की जो है अपने, और उसके बाद वहां पर डिस्प्यूट होने लगा। उसने अपनी शिकायत जो है घर पे अपने परिवार में करी पापा से। पापा ने सुनी तो फिर पापा ने अपने परिवार को बताई। तो फिर वो जो है वो लड़ाई झगड़े मतलब समझौता कराने के लिए आए थे हालांकि, लेकिन काफी लोग आए थे, 7-8 लोग उसके आए थे। और घर में जो थे वो अपने उनके पिता, लड़की के ससुर और लड़का खुद और लड़के का भाई और माँ, ये 4 लोग थे। तो पत्नी तो साइड हो गई। आते ही उनमें कोई बात हुई होगी नहीं हुई वो तो नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मुझे ये बताया गया सर कि आते ही वो उन्होंने मारना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। आते ही लठ उन्होंने देना शुरू कर दिया सबको और झगड़ा इतना बढ़ गया कि काफी चोटें भी खुल गई और फिर उसके बाद थाने भी पहुंच गए, वो सब मारपीट होने लगी। उसके बाद थाने में जो है जिसकी खुली उसकी बैंडेज करवा दी, यानी कि ट्रीटमेंट करा दिया। और जो लड़का है, जो लड़की पक्ष है, उसके भी चोट आई तो उसको भी मतलब बैंडेज वगैरह करा के ट्रीटमेंट करा के दोनों, क्योंकि अगर केसबाजी होगी तो फिर परिवार खराब हो जाएंगे। तो कोई भी नहीं चाहता कि फैमिली किसी प्रकार से खराब हो। दोनों में आपस में जो है कॉम्प्रोमाइज करा दिया। कॉम्प्रोमाइज कराने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। लड़की जो है वो भी अपने मायके चली गई।
और मायके होने के बाद क्योंकि गुस्सा ज़्यादा था तो लड़का बुलाने नहीं गया उसको बिल्कुल भी। फ़ोन पर बात करी, लड़की ने भी फ़ोन किया था, बता रहे थे कि लड़की ने फ़ोन किया था, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मुझे गुस्सा इतने थी, क्योंकि मैं खुद इंजर्ड हुआ था, मेरे को चोट आई थी। तो चोटें दोनों पक्ष में आई थी, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि दोनों वो जो परिवार वाला लड़की परिवार है वो इस तरीके के हमारे घर का आके हमला बोल देंगे और हमें मारना पीटना शुरू कर देंगे। तो क्योंकि वो उन्होंने इसलिए कहा कि लड़की क्योंकि उनकी रजामंदी नहीं थी, जब रजामंदी नहीं है तो फिर उनको तो गुस्सा पहले भी था और अब तो ज़्यादा हो गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया, और करने के बाद जो है ये चीज़ें हुई, और फिर उसके बाद 3-4 महीने हो गए तो कोई भी बुलाने नहीं आया। इस दौरान जो है लड़की ने लड़के पर केस कर दिया, सेक्शन 498। अब यहाँ पर कौन कौन से केसेस कर सकती है पत्नी, मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने केस किया सेक्शन 498A दहेज के साथ में, 323, 504, 506 में और 3/4 DP एक्ट में। ये FIR दर्ज करा दी। FIR दर्ज कराने के बाद जो है इसमें हालांकि लड़ाई झगड़ा दहेज का था ही नहीं, दहेज का होता तो किसी प्रकार से पहले भी हो सकता था, लेकिन इनके बीच में पहले कोई झगड़ा नहीं था। अब तो सिर्फ बात थी, तो पता नहीं किस वजह से इतना इनका हंगामा हो गया। तो अब जो है ये जो चीजें हैं अब ये दहेज के रूप में आ गए। अब कौन कौन से मुकदमे पत्नी ये करा सकती है अपने पति के ऊपर, हालांकि कराने नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो चाहती है तो कौन कौन से करा सकती है। सेक्शन 498A दहेज का पहली बात केस करा सकती है कि मुझसे दहेज मांगा है, मारपीट के, और मारपीट तो इसमें इस केस में जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसमें हुई है। हालांकि पत्नी के ऊपर नहीं हुई है, लेकिन वो जो है वो घुमा के फिरा के वो उन्हीं के परिवार को फांस लेगी। इसमें सेक्शन 498A का केस कर सकती है। दूसरा DV मेंटेनेंस, तीसरा मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस भी कर सकती है, मेंटेनेंस भी कर सकती है। तो ये 3 केस जो हैं वो लड़की अपने ससुराल पक्ष पर कर सकती है, पति और पति के परिवार वालों पर। इनके अलावा अगर और कुछ अगर उसके साथ में हुआ है या फिर वो झूठे एलिगेशन लगाना चाहती है तो भी लगा सकती है। सेक्शन 354 354 के, यानी कि छेड़छाड़, वो चाहे फिर वो अपना ससुर हो या देवर हो या जेठ हो, उनके ऊपर भी लगा सकती है छेड़छाड़ का, या फिर रेप का भी करा क्राइम जो है, रेप जो है अंडर सेक्शन 376 के तहत भी वो अपने परिवार वालों पर, ससुराल वालों पर वो मुकदमा लिखा सकती है। हालांकि ये पावर बताई गई है, ये है कानून यानी कि पत्नियों के लिए, महिलाओं के लिए। अब देखिए यहां पर चाहो तो इतना सब कानून जो है वो आप इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद जो है घर आपका बिल्कुल नहीं बच पाएगा। फिर घर 100% टूटना ही टूटना है, क्योंकि जो महिला जो है अपने ससुर पर या फिर अपने देवर या फिर जेठ पर इस तरीके के संगीन अपराध लगा देगी तो फिर उसके बाद वो रहेगी कहाँ, ये बात आप भी समझ लीजिए। हालांकि ये बहुत कम होता है, रेयर होता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिनमें महिलाएं जो हैं ऐसे केस, ऐसी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो लगा देती हैं, और उसके बाद जो फिर वो वही पछताती हैं कि मैंने ये गलत कर दिया, गलती कैसे हो गई। पछताते बाद में सेक्शन 498A का भी करने के बाद भी पछताते हैं वो। लेकिन इतना है कि कम से कम ये रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं अगर पति के मन में आ गया तो वो हमसे समझौता कर भी सकता है, और फिर किसी प्रकार से हम अपने ससुराल में वापस जा भी सकते हैं। तो ऐसे समय पर जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखना कि देखिए कानून तो महिलाओं के पक्ष में बना हुआ है, लेकिन अगर उसका आप ज्यादा से ज्यादा मिसयूज करेंगे तो फिर जो महिलाएं वाकई पीड़ित हैं उनको भी न्याय नहीं मिल पाएगा। कुछ महिलाएं वाकई पीड़ित हैं, कुछ पति वाकई पत्नी के साथ गलत कर देते हैं, लेकिन हर पति नहीं है। ज्यादातर जो केसेस जो देखे गए हैं वो मिसयूज ऑफ लॉ, मतलब जो आपके पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में जो कानून बना है, जैसे कि सेक्शन 498A जो कि पूरा महिलाओं के लिए ही है, दूसरा मेंटेनेंस जो कि पूरा महिलाओं के लिए ही है, DV डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के लिए है, अब ये 354 जो IPC है वो भी महिलाओं के लिए है, 376 वो भी महिलाओं के लिए है, 377 वो भी महिलाओं के लिए है। ऐसी बहुत सारे केस मतलब लॉ हैं जो महिलाओं के लिए हैं। लेकिन अब इन सभी आप सोचकर देखिए कि आपके हाथ में कोई पावर है तो वो उस पावर का आप मिसयूज करेंगे क्या, और मिसयूज करेंगे तो फिर किसके लिए? उस परिवार के लिए जिस परिवार में आपकी शादी हुई है, आप जहां रहना चाहते हैं। अगर आपको वाकई रहना नहीं है तो फिर आप जी जान से लड़ाइए, केस लड़ाइए, फिर आपको जाने की आवश्यकता वहां पर है ही नहीं। लेकिन बाद में ये सारे मुकदमे करने के बाद जो है फिर वही चीजें लाते हैं, सामने आती कि मुझे तो जाना है वहां पर। जब आपको जाना है तो फिर आपने ये किया क्यों ऐसे गलत अपराध, क्यों उस पर ऊपर गलत एलिगेशन आपने लगाए? पहले पता है झूठ, मैं आपको ये बताता हूं झूठ का शुरुआत कहां से होती है। एक पहली एप्लीकेशन से, जो कि आपके ऊपर जो पति है, पति के ऊपर दहेज का मुकदमा लगाया जाता है। उसमें ये हर पति जानता है कि मैंने उससे दहेज नहीं मांगा,
ये पति, अगर आप पति हैं और आप देख रहे हैं इस चीज के लिए, तो आप देख समझ लीजिए कि वाकई आपने कहीं ना कहीं इस चीज की मांग तो नहीं करी होगी कि मुझे दहेज ही चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ रेयर पति होते हैं जो कर देते हैं किसी प्रकार से, वो भी गुस्से में कह देते होंगे। उनको वैसे भी किसी, आज के समय में हर व्यक्ति इतना सक्षम है कि वो किसी न किसी से कमा सकता है, किसी के पराये धन से कोई धनवान नहीं होता है, और ना ही आगे जीवन चल पाता है। जो अपने ही वो कमाएगा वही, उसी से बरकत होती है, उसी से जीवन चल पाता है। लेकिन फिर भी कुछ पति हैं जो कह देते हैं, वो गुस्से में भी कह देते हैं। अगर ये बात आप बाद में, मान लो आज अभी गुस्सा है आपको, और बाद में जब गुस्सा शांत हो जाता है तब आप ये सवाल पूछें कि आपने मुझसे ऐसे बोला, क्यों बोला, तो वो खुद बताएगा पति कि मैंने ऐसे बोला, तूने ऐसे बोला, तुमने ये किया, इस वजह से मैंने ये किया। लेकिन आप क्या करते हैं, जो पत्नियां हैं वो उसी समय पर गुस्से में, और मतलब उसको गुस्सा आ रहा है, और दूसरा आप वहां से जो है अपना बोरिया बिस्तर बांध के आप निकल लेते हैं मायके को। आप सोचते हैं कि आप वहां पर झगड़ा हुआ हो, या फिर साधारण तरीके से आप आ गए हों, या आपके परिवार वाले बुला के ले आए हों, आपने वो घर तो छोड़ ही दिया ना। जब वो घर छोड़ दिया और उसके बाद फिर आप लिख पाते हैं कि मुझे निकाल दिया गया उस घर से, मुझसे दहेज मांगा गया, मेरे साथ मारपीट की गई। जब ये चीज आप एलिगेशन लगाते हैं तो यहां से होती है शुरुआत झूठ की। और जब ये झूठ की शुरुआत होती है तो फिर पति जो है वो, जब, क्योंकि जो आपने एलिगेशन लगाए हैं वो जरूरी है पति के सामने जाने हैं, पति और पति के परिवार में, जब वो पढ़ता है ना तो वो उसको भी धक्का लगता है कि जिससे शादी करी है, थोड़ा बहुत तो उसको भी प्यार होता है, पति को भी अपनी पत्नी से, लेकिन बीच में जब कानून आ जाता है ना तो फिर बहुत सारी चीजें बिखर जाती हैं। अब यहां पर जो है, अब वो झूठ सामने आता है कि मैंने ये जो इसने लिखाया है, अब उसमें कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं आप, मारपीट का, लड़ाई झगड़े का, और दहेज मांगने का, छेड़छाड़ का, और रेप जैसी चीजों का, कुछ भी आप एलिगेशन लगा सकते हैं, आपके पास में है राइट, आपके पास में। लेकिन उन सभी चीजों को जब पति के सामने वो चीजें जाएंगी तो फिर क्या ये चीजें सामने नहीं आएंगी? क्या उसको गुस्सा नहीं आया कि मैंने तो ऐसा किया भी नहीं, तुमने ऐसा झूठ लगा दिया? और सोचकर देखिए, फिर ये भी है कि जो वो बचने के लिए वकील की सपोर्ट लेता है, फिर वकील को भी तो उसको समझाएगा कुछ ना कुछ बचने के लिए, क्योंकि रास्ता बचने के भी बहुत हैं, फंसाने के हैं रास्ते, तो बचने के भी रास्ते बहुत हैं। तो ये चीजें आपको वहां से स्टार्ट होता है, आपको झूठ, और फिर उस झूठ को बोलने के लिए आपने जो यहाँ पर अभी 10% झूठ बोला ना, इसको सच, सही सच साबित बनाने के लिए ना आपको 100% और बार और झूठ बोलना पड़ता है। फिर उसके साथ में झूठ और लपेट के इधर से उधर से भी, ये भी झूठ, ये भी झूठ, मुंह पर कहना पड़ता है कि हाँ तुमने मुझसे दहेज मांगा, हाँ तुमने मुझे मारा, हाँ तुमने मुझे घर से निकाला, हाँ तुमने मेरे साथ में छेड़छाड़ किया। फिर मुंह पे कहना पड़ता है। और फिर जो बहू जो है वो मुंह पर, आपके पति के मुंह पर यही सारी चीजें कहे, वो पति से भी ना डरे, पति के परिवार के जो सास ससुर खड़े हैं सामने, उनसे भी कोई किसी प्रकार का कोई भी लाज शर्म वगैरह कुछ ना करे, तो फिर बताइए उसका क्या एक अस्तित्व रहेगा? क्या वो पति ये कहेगा कि मैं इसी के साथ रहना चाहता हूं? फिर भी कोई जानबूझ के रिश्ता नहीं तोड़ता है, कहीं ना कहीं मजबूरी आप ऐसी खड़ी कर देते हैं कि पति को भी उस रास्ते से हटना पड़ता है जिस रास्ते पर आपने उसको चला दिया, क्योंकि बचने के लिए उसको भी फिर ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जिस वजह से वो अपने आप को और अपने परिवार को सेव कर सके। वरना अगर अपने आप को सेफ नहीं करेगा ना तो आप उसको जेल तक पहुंचा दोगे, उसकी क्या बोलूं, बेकदरी कर दोगे आप। कानून इतना अंधा हो चुका है पत्नियों के लिए कि बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं कि मैं क्या बताऊं आपके लिए। मैं खुद कानून के दायरे में हूं, मैं खुद एक एडवोकेट हूं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं ये देखता हूं कि वाकई कहीं ना कहीं पतियों के साथ अभी बहुत गलत हो रहा है। ये जो समय है, दौर जो है, आगे का पता नहीं आगे का, लेकिन ऐसे समय पर जरूरी है कि जिनको घर परिवार अपना चलाना है, बसाना है, वो कानून का सहायता इतनी ना लें, इतना मतलब उसको फर्जी या गलत या झूठ में ना फंसाएं जिससे कि वो अपना रास्ता ही बदल दे, अपने इरादे ही बदल दे। जीवन दोनों का ही खराब होता है, आपका भी खराब है, पति का भी खराब है, दोनों का ही खराब है। लेकिन कहां से? आपके झूठ की वजह से। आप ये कहते हैं कि, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं और मैं लाइव भी देखता हूं, मेरे पास क्लाइंट भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ये कहते हैं सर मुझे उसने छोड़ दिया। क्या वाकई आपको उसने छोड़ दिया या फिर आप उसका घर छोड़ के चले आए? आप थोड़ा सोचिए, विचार कीजिएगा। आपने उसके ऊपर कितने केस लगा दिए, आपने मेंटेनेंस का केस कर दिया, आपने डीवी का केस कर दिया, आपने 498 का केस कर दिया। केस करने के बाद ही आप उसको क्या कर पाए? आप बताइए। आप ये अगर अपने घर पर ही जाकर थोड़ा सोचते, चलो ठीक है आज उसने मेरे साथ में ऐसा गलत किया है, कल को हो सकता है शायद उसको पछतावा हो तो मेरे पास वो वापस आए और मुझे ले जाए घर पे बुला के। लेकिन आप तो सारे रास्ते बंद कर दें खुद ही कि अब नहीं आएगा। तो ये आपको बहुत सेंसिटिव चीजें हैं जो कि आप ऐसी चीजें अगर
सोचेंगे ना, तो फिर आप वाकई कहेंगे। मैं एक और एग्जाम्पल आता हूँ कि हालांकि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ चीजें कि आज आप पत्नी हैं किसी की, कल को आप माँ बनेंगी, परसों को आप सास भी बनेंगी, और फिर आपके बेटे के साथ में आपके बेटे की बहू अगर ऐसा करती है तो आपको क्या महसूस होगा। आप जरा सा अंदाजा लगा कर देखना कि क्या कोई माँ अपने बेटे का घर परिवार या अपना बेटे का जीवन खराब करना चाहेगी? कोई नहीं करना चाहेगी। आप जिस दिन माँ बनेंगी, आपका बेटा होगा, आपके बेटे, आप फिर सास बनेंगे, और तब आप ये महसूस करेंगे कि वाकई कहीं ना कहीं पत्नियां गलत कर रही हैं। तो आप इन सब चीजों को समझिएगा। अपने ऐसा मत समझिए कि मैं सिर्फ बहू हूं, बहू समझ के मत करिएगा। आप ये समझिएगा कि ये जो बेटा है ना, वो भी किसी का बेटा है, उसके साथ भी मुझे गलत नहीं करना है। आप दूसरे का ध्यान रखेंगे ना, तो दूसरा अपने आप भी आपका ध्यान रहेगा। और आप दूसरे की गर्दन काटना चाहेंगे ना, तो फिर परेशानी, समस्याएं, चीजें ऐसी बढ़ेंगी कि जीवन आपको अपना ही नरक लगने लगेगा। तो ऐसा मत करिएगा, किसी के साथ में भी मत करिए। हालांकि मैं सभी के लिए कह रहा हूं, कुछ पति हैं तो वो भी ना करें ऐसी हरकतें, और कुछ पत्नियां हैं वो भी ऐसी चीजें ना करें। तो बेहतर है कि आप अपने आप को भी सेफ रखें, और आप ऐसी चीजों से भी बचे रहें जिसमें कि आपको कोई दिक्कत आती है। और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि रिश्ते में सबसे ज्यादा जो दरार डालता है वो है झूठ। आप झूठ बोलकर दूसरे को ये साबित करना चाहते हैं कि देखो इसने मेरे साथ गलत कर दिया, लेकिन सच बोलकर अगर उसी व्यक्ति के सामने अपनी बात रख दोगे ना, तो जो आज समाज में कोर्ट कचहरी थाने हो रहा है ना, ये भी ना होगा। तो बेहतर है कि सच का सामना करें और सच बोलकर अपने रिश्ते को बचाएं, झूठ बोलकर खराब ना करें। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी अगर आप इस पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, और मैंने जो आपको जानकारी दी अगर थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करिएगा। तो बस इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।